हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेड ब्लड सेल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला लेक्चर मैंने आपको बता दिया ब्लड क्या होता है, उसके बारे में बहुत डिटेल पढ़े हैं, सारा फंक्शन पढ़े हैं। और सेकंड लेक्चर मैंने आपको क्या पढ़ाया है, प्लाज्मा के बारे में। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं रेड ब्लड सेल। फिर फोर्थ में आपका चलेगा व्हाइट ब्लड सेल, उसके बाद फिर पढ़ेंगे प्लेटिलेट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेड ब्लड सेल को। तो रेड ब्लड सेल के बारे में आपको क्या-क्या पता होना चाहिए, पूरा बेसिक से लेके मैं आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा और वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछता है कि आरबीसी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? आपको ध्यान रखना है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी इज़ नोन एज़ इरिथ्रोसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपसे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आरबीसी को किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर बाय एवी लिविनहुक। ये साइंटिस्ट का नाम है, इसको भी याद रखना है। आरबीसी का जो दूसरा नाम है, इसको और हम किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट नाम से जानते हैं। और इसको डिस्कवर किसने किया था? एवी लिविनहुक साहब थे, उन्होंने ही डिस्कवर किया था। आते हैं काउंट पे। आपको पता होना चाहिए कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर थोड़ा-सा मतलब कि डिफरेंट क्या होता है, काउंट होता है किसका? आरबीसी का। तो मेल के अंदर आपको याद रखना है कि मेल के अंदर इसका जो काउंट होता है 5 से 5.5 मिलियन होता है। मेल के अंदर कितना होता है भाई मेरे? 5 से 5.5 मिलियन। और वहीं पे फीमेल के अंदर जो होता है आरबीसी कम होता है 4 से 4.5 मिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है ये। मुझे बताओ, क्या मेल और फीमेल में आरबीसी का काउंट सेम होता है या डिफरेंट होता है? तो क्या बोलना है आपको? डिफरेंट होता है। पूछे कि कितना का डिफरेंस होता है भाई? 1 से लेके हाफ से लेके 1 मिलियन तक, है ना? याद मतलब हाफ से लेके 1 मिलियन तक बोल सकते हो, उतना का डिफरेंस होता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताओ आरबीसी किसमें ज़्यादा होता है? मेल के अंदर ज़्यादा होता है या फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है? तो आप क्या टिक लगाएँगे? मेल के अंदर जो होता है आरबीसी का काउंट ज़्यादा होता है कंपैरिज़न टू फीमेल। तो ये सारी क्वेश्चन इस वाले लाइन से आपको देखने को मिल जाता है। आते हैं इसका फॉर्मेशन। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? इसका जो फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो पे होता है। आपको ऑप्शन में गिवन हो सकता है सिर्फ बोन मैरो, आप बिल्कुल वो भी टिक लगा सकते हैं। अगर वहाँ पे ऑप्शन में आपको बोन मैरो भी गिवन हो और आपको रेड बोन मैरो भी गिवन हो, तो फिर आप क्या लगाएँगे? रेड बोन मैरो लगाएँगे, क्योंकि जो परफेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है ना, बेस्ट जो आंसर है वो आपका आरबीसी रेड बोन मैरो होता है। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है 120 दिन होता है। मैक्सिमम 120 और मिनिमम 60, मतलब कि 60 से लेकर आपका 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रह सकता है। तो देखो, अगर आपको ऑप्शन में क्या गिवन हो 75 डेज़ हो, तो बिल्कुल ये भी आप टिक लगा सकते हो। 80 गिवन हो तो फिर भी लगा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक एवरेज वैल्यू बताया है कि ये 60 से लेकर 120 दिन तक ये जिंदा रह सकता है। तो कुछ भी हो तो इसके बीच में आप लगा सकते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर उसे 80 मिल गया, 100 मिल गया, भाई मैंने तो 120 पढ़ा। अरे भाई मेरे, वो 60 से लेके 120 तक वो जिंदा रह सकता है। मतलब कि कोई भी इंसान है यार, कोई तो बचपन में मर जाता है ना? कोई बड़े होके मरते हैं, डेथ होता है, कोई बुढ़ापा में डेथ होता है। समझ रहे हो? वैल्यू मतलब कि वेरी कर रहा है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इसीलिए इसका भी 60 से लेके 120 दिन होता है ज़िंदगी जीने का समय। और आपसे पूछता है कि इसका ब्रेक कहाँ पे होता है रेड ब्लड सेल का, या डेथ कहाँ पे होता है ना? ये कहाँ पे जीत, चलिए जब बनता तो कहाँ पे, रेड बोन मैरो में बन रहा है, लेकिन ये मरता कहाँ पे है? कहाँ पे इसका डेथ होता है? कहाँ पे इसका ब्रेक डाउन होता है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? लीवर बोलेंगे। और बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? स्प्लीन। और स्प्लीन को ही क्या कहा जाता है मेरे भाई? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बताओ क्या होता है? तो आपसे पूछे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आप क्या बोलेंगे? स्प्लीन। ब्लड बैंक ऑफ वुमेन, एक क्वेश्चन ये भी देखो, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, कि ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन से पोर्शन को कहा जाता है? आप क्या बोलेंगे मेरे भाई? स्प्लीन बोलेंगे। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलेंगे तो उसमें भी आपका आंसर स्प्लीन जाएगा। और ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी बोला जाए तो उसका भी जो करेक्ट आंसर है वो आपका स्प्लीन है। अब देखो यहाँ पे स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन में दो काम और होता है। एक तो यहाँ पे आरबीसी का डेट होता है ना, ये मर जाता है बेचारा, यहाँ पे आकर मरना है इसको, यहीं पे कहीं और नहीं मरता। चल भाई मैं तेरे लिए मरूंगा, तेरे पास मरूंगा, जस्ट लाइक मैं तेरे मैं तेरे लिए ही जिया हूँ, तेरे लिए ही मरूंगा, जस्ट लाइक तेरे तेरे लिए मैंने जान दे दिया, समझ जाओ थोड़ा उस टाइप का। तो आरबीसी जो मरता है वो स्प्लीन में मरता है, और इसका रीजनरेट भी कहाँ पे होता है? स्प्लीन में होता है। और ये स्टोर जो होता है वो भी कहाँ पे होता है? स्प्लीन में होता है, ध्यान रखना है। स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेवयार्ड अगर पूछे कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहाँ पे है, तो स्प्लीन बोलोगे। पूछोगे, पूछा जाए ब्लड बैंक बताइए, तो स्प्लीन बोलना है। बोलेगा ये आरबीसी का डेट कहाँ पे होता है, मरता कहाँ पे है, तो स्प्लीन में मरता है। आरबीसी रीजनरेट कहाँ पे होता है, तो स्प्लीन में होता है। स्टोर कहाँ पे होता है? इमरजेंसी कंडीशन के लिए, तो स्प्लीन में होता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से देखो मैंने एक ही जगह को कंपेयर करके दे दिया है, इसे अच्छे से याद कर लेना। आते हैं आरबीसी का शेप में। एक तो उसका नॉर्मल शेप होता है, ओवल शेप है ना, ओवल शेप होता है। और जो उसका जो करेक्ट आंसर है वो बेस्ट जो आंसर है आपका बाइकनकेव। अगर आपके ऑप्शन में बाइकनकेव भी गिवन हो और ओवल शेप भी गिवन हो,
आप जो आंसर लगाएंगे वो आप बाई कनकेव लगाएंगे, ये बेस्ट ऑप्शन कहलाता है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखो, और इसके अंदर एक खास ये बात और है कि न्यूक्लियस जो होता है वो आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है। मैमल आरबीसी है ना, मैमल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता प्रेजेंट में आरबीसी में। लेकिन एक्सेप्शन भी है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है जिसके ब्लड में आरबीसी होते हैं, है ना, सॉरी जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि जिराफ हो गया, कैमल हो गया, लामा हो गया, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके आरबीसी में। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ, देखो मैं समझाता हूँ कि मैमल से के आरबीसी में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्या, नहीं, मैमल से के आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन कुछ उसका एक्सेप्शन भी है, तो इस एक्सेप्शन को आप जरूर याद कर लेना। लेकिन जो जिराफ होता है उसके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, कैमल जो है उसके भी आरबीसी में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लामा जो है उसके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। समझ में आया ना। तो इसके बारे में और क्या क्या याद रखना आरबीसी के बारे में, ये जो होता है हमारा स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होता है। हमने आपको बताया कि ब्लड सेल 3 होते हैं, एक क्या होता है मेरे भाई, आरबीसी होता है, दूसरा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स। भाई आपका देखो थर्ड लेक्चर है, पहले लेक्चर में आपको ब्लड करवा दिया, सेकंड में आपको प्लाज्मा करा दिया, पर थर्ड है तो प्लीज एक सीक्वेंस में देखना ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए और एक एक चीज आपका क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको पीडीएफ नोट से चाहिए है ना, तो सेम टू सेम आपको ये एग्जैक्ट मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करना आप, और एक कंप्लीट ब्लड का नोट्स मैं आपको दे दूंगा सिर्फ 9 रुपीज में, हैंड रिटन नोट्स है, बहुत बेहतरीन नोट्स है, ठीक है भाई। तो ये आपका आरबीसी हो जाए स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होता है। और ये ऐसे पूछा जाए कि बताओ मेन ब्लड सेल कौन सा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि मेन ब्लड सेल कौन सा हमारे बॉडी के अंदर, आप क्या लगाएंगे टिक, आरबीसी। पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सा हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, आप क्या लगाएंगे, आरबीसी। और जो इसको जो मेजर करते हैं हेमेटोमीटर से मेजर करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ आरबीसी एंड प्लाज्मा, है ना, रेशियो ऑफ आरबीसी एंड प्लाज्मा, हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आरबीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इन दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए, इन दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए, उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं हेमेटोरिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, हेमेटोरिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि रेशियो ऑफ आरबीसी एंड प्लाज्मा, प्लाज्मा आरबीसी नहीं, रेशियो ऑफ आरबीसी एंड प्लाज्मा का जो रेशियो होता है उस वर्ड को क्या कहते हैं, वो कहलाता है हेमेटोरिस्ट कहलाता है। अब आते हैं कुछ फैक्ट में, नोट से लिखा हुआ है, नोट इसको याद करना भाई, इसको तो एकदम झट लो, क्वेश्चन आते हैं इससे और आने की पॉसिबिलिटी भी होती है। आपसे पूछा जाए अगर कि लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, ध्यान देना, यूनिवर्स पूरी दुनिया में लार्जेस्ट आरबीसी किसके अंदर होता है, आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, एम्फिनोमा। आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, यूनिवर्स की बात हो रही है दोनों में, आरबीसी स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, मस्क डियर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट आरबीसी, इस बार उन्होंने यूनिवर्स नहीं बोला, इस बार उसने बोला मैमल्स के अंदर, क्या पूछेगा कि लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल्स, आपका आंसर क्या जाएगा, एलिफेंट जाएगा। लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल तो क्या होगा, एलिफेंट होगा। और स्मॉलेस्ट आरबीसी इन मैमल तो मस्क डियर, तो मतलब मस्क डियर दोनों के अंदर आपसे सिर्फ स्मॉलेस्ट पूछ लेना, चाहे वो यूनिवर्स से पूछे चाहे वो आपसे मैमल से पूछे, तो उसका जो आंसर है करेक्ट वो आपका है मस्क डियर। आते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी में, तो फंक्शन ऑफ आरबीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आपका पता होना चाहिए चीज। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस टू द सेल एंड टिश्यू। तो आरबीसी का जो मेन फंक्शन है क्या करना, उसका गैस को ट्रांसफर करना, कहाँ, सेल और टिश्यू तक, है ना। इसी का काम है कि आपका जैसे ऑक्सीजन वगैरह है ना, ऑक्सीजन लेते हो है ना, CO2 ऑक्सीजन, ये दोनों गैस को जो ट्रांसफर करता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे अलग अलग टिश्यू के अंदर, अलग अलग सेल के अंदर, वो किसका काम है, मेन फंक्शन किसका है, वो हमारे आरबीसी का काम है। जैसे आपको पता है लंग्स के थ्रू आप क्या लेते हो, है ना, O2 लेते हो। फिर यहाँ पे ऑर्गेन में जैसे CO2 जाता है, किसके थ्रू जाता है, मतलब ये आरबीसी के थ्रू ही जाता है ना, अलग अलग ऑर्गेन में, अलग अलग टिश्यू में, अलग अलग सेल में तो जाता है, वो आरबीसी के थ्रू ही जाता है। और कैसे जाता है मेरे भाई ये, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हमने आपको बताया था ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से ब्लड कलर क्या होता है, रेड होता है। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, मतलब कि जो ब्लड का कलर जो रेड है, देखो पहले पहले से मैंने आपको क्या बताया, जो ब्लड का कलर है मेरे भाई वो कैसा होता है, रेड होता है। मैंने आपको बताया था क्यों होता है रेड, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब मुझे ये बताएंगे कि हमारे ब्लड के अंदर 3 सेल है, एक रेड ब्लड सेल, तो भाई ब्लड को रेड ब्लड सेल खुद बता रहा है कि भाई मैं रेड हूँ। तो हमारा जो ब्लड का कलर जो रेड होता है वो कौन से सेल की वजह से होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस सेल की वजह से होता है, आप क्या बोलेंगे, आरबीसी। और आरबीसी का क्यों रेड होता है कलर, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो कुछ यहाँ पे रिएक्शंस को याद कर लेना
हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है वो HbO2 बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके थ्रू जो होता है 100% O2 जो हो वो ट्रांसफर हो जाता है। उसी तरह का हीमोग्लोबिन Hb, देखो हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं Hb। तो Hb, अब हीमोग्लोबिन जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो वो HbCO2 बनाता है, वो आपका क्या कहलाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो होता है 75% CO2 को ट्रांसफर करता है। O2 जो होता है 100% करता है, लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है 75% ट्रांसफर करता है। और रिमेनिंग 25% देखो, 75 तो यहाँ हो गया, अब बचे 25%। 25% जो आपका बचा वो रिएक्ट करता है किससे मेरे भाई, रिएक्ट करता है वाटर से, और वो बना देता है कार्बोनिक एसिड। मतलब H2O से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, H2CO3, बोले तो कार्बोनिक एसिड बना देगा। इतना आपको पता होना चाहिए कि 100% ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन का, 75% होता है हीमोग्लोबिन के साथ, और रिमेनिंग जो 25 है वो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन, ध्यान रखना 1 मोल, यहाँ पे 1 और 4 में कंफ्यूज कर देता है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 मोल ऑफ OT को ट्रांसफर करता है। 1 मोल, तो 1 मोल कितना करता है, 4 को। अगर यहाँ पे आपको 1 नहीं देगा, क्या बोल दे मेरे भाई, 2 मोल दे दे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता है 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 दे दे तो इसको भी 3 से करता है 12 हो जाएगा। मतलब 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ट्रांसफर करता है ऑटो को, 4 मोल। अगर 2 दे दे तो 8 मोल, 3 दे दे तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखो क्या है, यहाँ पे नोट डाल गया है कि आपको कभी भी क्लोज रूम में नहीं सोना चाहिए। देखो, नोट स्लीप इन क्लोज रूम विद बर्निंग कोल, है ना, कोयला वगैरह जला वगैरह के, या फायर, जैसे हो ना आग, गांव वगैरह में क्या होता है कि कोयला जला देते हैं, घर में कुछ आग वगैरह लगा दिया, मतलब घर में नहीं, मतलब कि जाड़ा के ठंडे में लकड़ी वगैरह में आग लगा के सो गए, पूरा घर को क्लोज कर गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो रूम के अंदर आपका ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपको, आप जो लकड़ी जला रहे हो, है ना, तो वो कंप्लीट से नहीं जल पाता, वो इनकम्प्लीट उसका बर्निंग होता है, जिसके वजह से वहाँ कौन सा गैस रिलीज होने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और ये जो गैस होता है बहुत डेंजर होता है, पॉइजनस गैस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा गैस पॉइजनस होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पॉइजनस होता है, ये बहुत डेंजर होता है। और ये जब ये गैस अगर आपके रूम में बहुत ज़्यादा हो गया है, ये बाहर, पूरा रूम आपका क्लोज है, तो बाहर जाएगा नहीं, है ना, तो बाहर नहीं जाएगा, तो क्या होगा, आप सांस लेंगे, जब आप सांस लेंगे तो वो गैस आपके अंदर जाएगा, लंग्स में जाएगा, तो वहाँ पे वो पॉइजन, मतलब जहर पैदा करेगा, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए आप कभी भी अपने लाइफ में पूरा क्लोज रूम को कभी बंद करके कभी नहीं सोना चाहिए, मतलब बंद कर दिया और कुछ जला दिया, कभी नहीं सोना चाहिए। तो ध्यान रखना, रिएक्शन है यहाँ पे, कार्बन अगर ऑक्सीजन से मिलता है तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कोई, ये गैस आपका ज्यादा हार्मफुल नहीं, नॉर्मल गैस है, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी, देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन है, अगर आपने रूम को बंद कर दिया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो फिर वो क्या, कौन सा गैस बनाता है, वो आपका बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सफोकेटिंग गैस है। इसी को सफोकेटिंग गैस बोला जाता है, डेंजर गैस बोला जाता है, इसी को पॉइजनस गैस भी बोला जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोस्ट सोल्यूबल गैस इन ह्यूमन ब्लड। अब देखो आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी है थोड़ा बहुत, और चला जा रहा है, मतलब कि आप इनकम्प्लीट बर्न हुआ, कोयला पूरे नहीं जले, तो उससे कौन सा गैस निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला। और सांस ले रहे हो आप, तो वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, वो ज्यादा सोल्यूबल होता है, वो ब्लड से ज्यादा प्यार करता है। चलो भाई, ब्लड उसके मिले तो जाकर मिक्स हो गए, है ना, सोल्यूबल हो गए, तो जिसके वजह से हमारे ब्लड के अंदर पॉइजन क्रिएट हो जाता है, और जब पॉइजन क्रिएट होता है इंसान की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है मोस्ट सोल्यूबल होता है, किसके साथ, ह्यूमन ब्लड के साथ। तो क्या होगा भाई, आपका जाकर ये मिल जाएगा ब्लड के साथ, और वो वहाँ पे पॉइजन बना देगा ब्लड को। तो ध्यान रखना है कि नो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, और क्या होता है, एटीपी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से इंसान का क्या होता है, डेथ हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट नोट देखो क्या है, नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज। अब नंबर ऑफ आरबीसी कब डिक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज इन हाइट, है ना, ये नाइट नहीं है, अच्छा सॉरी, नाइट, नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज इन नाइट, है ना, डिक्रीज बोले तो ये रात के अंदर जो होता है नंबर ऑफ आरबीसी का कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि हमारे बॉडी, हम आवर ब्रेन, है ना, नीड लेस एनर्जी वाइल स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं रात में, क्या सो रहा होता है, भाई हमारे बॉडी को कम एनर्जी की जरूरत होती है। जब एनर्जी की कम जरूरत है तो भाई आरबीसी की उतनी जरूरत नहीं, चलो भाई नॉर्मल होगी आरबीसी। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ आरबीसी का अमाउंट कब कम होता है, तो रात के समय कम होता है जब आप सो रहे होते हैं।
और आरबीसी का काउंट कब इंक्रीज होता है अगर ये पूछा जाए, है ना, तो अब ये कब इंक्रीज होता है, जब आप चले जाते हो कहाँ पे, माउंटेन वगैरह पे जा जाते हो, आप किसी भी मतलब ऊपरी इलाके में चले गए, यहाँ पे पीक पे पहुंच गए, तो क्या होगा इसमें आपका आरबीसी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन के लेवल क्या होने लगता है, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज, क्योंकि ऊपर जितने ऊपर जाओगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, और इसी वजह से वहाँ पे एक्स्ट्रा आरबीसी को बनाने के लिए हमारा वहाँ पे एक प्रोटीन रिलीज होता है, जिसको क्या एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, इनटू द किडनी। तो ध्यान रखिए, मैं आपको समझा दूं, देखो आप माउंटेन में गए तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, आपको ज्यादा आरबीसी की नीड होगी, है ना। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो एरिथ्रोपोइटिन होता है, जो कि कहाँ किडनी में होता है, उससे पता चल गया कि भाई ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका है ना, ऊपर गए आप तो इसको पता चल गया कि भाई ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, तो ये क्या करने लगेगा, एक प्रोटीन रिलीज करने लगेगा, जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन, ये रिलीज होने लगता है। और इसका काम ही क्या होता है, आरबीसी बनाना होता है। ये बहुत धड़ल्ले से एकदम फास्ट फास्ट आरबीसी, चल भाई बना बना आरबीसी बना, तो बहुत ज्यादा आरबीसी बना कर रख देता है ये, क्योंकि भाई सोया हुआ रहता है। अब ऊपर चले गए, अब इसको कोई काम मिला, इतने दिन से पैसे दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, है ना, एनर्जी तो यूज कर रहा ना, इतने दिन से फ्री में सोया हुआ है, और जैसे आप जगा दियो भाई, मुझे क्यों जगाए भाई, एकदम गुस्सा हो गया, चल भाई क्यों जगाए मेरे को, चल आज मैं तेरे को खूब बहुत सारा आरबीसी देता हूँ। तो इसका काम क्या होता है, आरबीसी इंक्रीज करना। पूछा जाता है ये कितना परसेंट आरबीसी इंक्रीज होता है, 5 से 8% आपका आरबीसी इंक्रीज होता है। अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम आपका 25% आरबीसी इंक्रीज हो सकता है, उससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कुछ डिजीज पढ़ लेते हैं आरबीसी रिलेटेड। देखो मैं सारा डिजीज को बहुत जिस वे में मैंने लिखा भाई, इस वे में याद करना, एक तो आपका नोट से कम बनेगा, है ना, ज्यादा चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ आपको कैसे लेना है, मुझे यहाँ मैसेज करना, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आरबीसी देखो कौन कौन सी डिजीज होती है, तो ध्यान रखना है आरबीसी। मैं इसे थोड़ा रेड कलर से आपको रंगा रंगा दो भाई साहब को, रुक जा भाई, रेड कलर आरबीसी मेरा गुरुजी है ना, गुरुजी। तो आरबीसी देखो यहाँ पे, आरबीसी अगर क्या हो जाए, काउंट अगर इसका डिक्रीज हो जाए, तो उसके वजह से कौन सा डिजीज देखना लिखा हुआ क्या, आरबीसी के तीर लगे हुए हैं, डिक्रीज। आरबीसी अगर आपका डिक्रीज हो तो एनीमिया डिजीज हो जाता है। आरबीसी अगर क्या हो जाए मेरे भाई, इंक्रीज हो जाए तो पॉलीसिथेमिया हो जाता है। आरबीसी डिक्रीज हो किसके वजह से, ड्यू टू, अगर रीजन दे दे कि अगर B6 की वजह से, अगर विटामिन B6 की वजह से अगर ये डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सा डिजीज होगा, फिर आपको क्या लगाना, माइल्ड एनीमिया लगाना है। अगर कोई भी रीजन नहीं दे, सिर्फ अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि आरबीसी डिक्रीज हो जाए तो कौन सा डिजीज होता है, फिर आप क्या लगाएंगे, एनीमिया लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे आरबीसी मेरा डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू विटामिन B6 की वजह से डिक्रीज हो रहा है, तो फिर आप क्या लगाएंगे, माइल्ड एनीमिया लगाएंगे। ध्यान रखना ये बातों को मेरे भाई, इसलिए मैं एक जगह लिखा हूँ। हाँ, और एक होता है शेप पे, तो आरबीसी का अगर शेप चेंज हो जाए, हमने क्या देखा था अभी, उसका शेप जो होता है बाइकनकेव होता है ना, बाइकनकेव शेप होता है। लेकिन उसका बाइकनकेव शेप अगर चेंज हो जाए, कैसा हो जाए मेरे भाई, सिकल सेल हो जाए, सिकल सेल टाइप का है ना, सिकल टाइप का सेल है, कुछ इस टाइप का होता है सिकल, ऐसा अगर शेप हो जाए, तो फिर हमारा कौन सा डिजीज बन जाता है, वो सिकल सेल एनीमिया बन जाता है। तो डिजीज समझ में आया। अगर आरबीसी डिक्रीज हो जाए तो एनीमिया, इंक्रीज हो जाए तो पॉलीसिथेमिया, और डिक्रीज हो किसकी वजह से, विटामिन B6 की वजह से माइल्ड एनीमिया। और अगर आरबीसी का क्या हो जाए, शेप चेंज हो जाए, तो फिर आप क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये कैसा डिजीज है, इसके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब डिजीज चैप्टर पढ़ेंगे, तो बट अभी भी जान लो ना क्या दिक्कत है, साथ के साथ तैयारी हो रही है। तो देखो सिकल सेल एनीमिया, सबसे पहले जब ऐसा डिजीज होता है तो इसका जो आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है मेरे भाई, इसका आपसे पूछा जाता है कि जब आपको सिकल सेल, आपको नहीं है सॉरी, है ना, जब किसी इंसान को अगर सिकल सेल एनीमिया हो जाए, तो बताओ उसके आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो शेप उसका हो जाता है सिकल शेप का हो जाता है। या अगर ऑप्शन में ये भी हो सकता है, या आपको पूरा हाफ मून टाइप का शेप होता है। इसके अंदर क्या होने लगता है, इसके अंदर ब्लड काउंट क्या होता है ना, डिक्रीज होने लगता है। और ये सिकल सेल एनीमिया पूछा जाएगा कैसा डिजीज है, तो ये कैसा डिजीज है मेरे भाई, ये जेनेटिक डिजीज है। ये कैसा डिजीज है, ये आपका जेनेटिक डिजीज है। और देखो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया को एक और नाम से जानते हैं, क्वालिटेटिव डिजीज। इसका दूसरा नाम क्या है, क्वालिटेटिव डिजीज। अब यहाँ पे देखो, हमने आपको बताया यहाँ पे कि आरबीसी डिक्रीज ड्यू टू विटामिन B6, है ना, इसको विटामिन कर देना, विटामिन B6 से वजह अगर डिक्रीज हो तो माइल्ड एनीमिया। तो भाई ऐसा विटामिन B6 का क्या काम है, ऐसा विटामिन B6 का क्या काम है जो अगर कम हो जाए तो भाई हमारे में डिजीज हो रहा है। तो भाई ध्यान रखना, तो विटामिन B6 का जो काम है, ये क्या करता है, हेल्प करता है आरबीसी को फॉर्म करने में। तो विटामिन आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी का फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो क्या बोलेंगे आप, विटामिन B6। तो डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन एक डिजीज और होता है, अगर हीमोग्लोबिन का डिफिशियंसी हो जाए तो कौन सा डिजीज हो जाता है मेरे भाई, थैलेसीमिया। हमने आपको देखा, मैं आपको बताया था अभी कि आरबीसी के साथ वो क्या होता है,
हीमोग्लोबिन जिसके वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए आरबीसी के अंदर तो फिर कौन सा डिजीज होने लगता है? थैलीसीमिया। और ये जो डिजीज होता है ये आपका बर्थ डिजीज होता है। ये कैसा डिजीज होता है? बर्थ जेनेटिक डिजीज, बर्थ जेनेटिक डिजीज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा। आरबीसी पढ़ने में बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने आपको बहुत शॉर्ट वे में उसे पढ़ाया है। शॉर्ट वे में पढ़ाया, समझाया था बहुत डिटेल में, लेकिन मैं आपको नोट्स दो तीन, एक पेज, दो पेज, तीन चार पेज में आपको मैंने कंप्लीट नोट से मैंने आपको दे दिया। ठीक है भाई। तो अगर आपको नोट से चाहिए तो उसके लिए आप क्या करना है, जब व्हाट्सअप करना, बस आपको 9 रुपीज़ में कंप्लीट चैप्टर का आपको मिल जाएगा। ब्लड है ना, ब्लड का कंप्लीट चैप्टर आपको नोट से मिल जाएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। अगर पसंद है तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।